बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर 3। और इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, एक थर्मोमीट्री और दूसरा जर्नल गैस इक्वेशन। तो हम आगाज करते हैं थर्मोमीट्री से। स्टूडेंट, थर्मोमीट्री अगर आप मीनिंग को देखेंगे तो तीन चीजें आ गई, थर्म, मेटिरॉन और वाई। आई मीन थर्मोमीटर, थर्म मीन हीट, थर्म मीन टेम्परेचर और मेटिरॉन टू मेजर। तो थर्मोमीट्री वो टेक्निक, वो आर्ट जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो थर्मोमीट्री द आर्ट ऑफ measuring temperatures of substances। तो टेम्परेचर, सब्सटेंसेस का टेम्परेचर मेजर करने का आर्ट थर्मोमीट्री कहलाता है। स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, हम ना 3 डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, द सेकंड वन फ़ारेनहाइट स्केल एंड थर्ड वन इज केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। इन तीनों स्केल्स के बारे में कुछ चीदा बातें। सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड, दो अल्फाज। सेल्सियस, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रियन केमिस्ट अलेक्जेंडर सेल्सियस, लिहाजा उसी के नाम पे हम इसे सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। सेंटीग्रेड, सेंटम 100, इसमें हम ना आगे चल वो आपको मैं बताऊंगा भी, इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 100 इक्वल पार्ट्स पे, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंटीग्रेड स्केल। इसमें जो टेम्परेचर है उसको हम मेजर करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरी बात, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल आमतौर पर यूज होता है वो सेंटीग्रेड या सेल्सियस, यानी दिस वन इज द टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल in third world countries including Pakistan. The second one is Fahrenheit scale. This scale was introduced by Gabriel Daniel Fahrenheit. He was French scientist. He introduced this scale. Student, in this scale, when we measure the temperature, we represent is degree Fahrenheit. और तीसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है, in medical sciences the temperature is measured on this scale. जब हम कहते हैं our body temperature 98.6, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में। हम कहते हैं ना कि उसका जो बुखार है वो 102 है, 103 है, 104 है, तो वो जो हम बता रहे होते हैं ना टेम्परेचर 104 या 103 या 102, दैट इज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यानी दिस स्केल इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल साइंस। द थर्ड वन इज केल्विन स्केल और इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन क्यों कहते हैं? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड केल्विन। Lord Kelvin. So Lord Kelvin was a British scientist. He introduced, or this scale successfully verified the Charles law. दूसरी एक और बात, why it is called the absolute scale? Absolute scale. Absolute, हमें absolute के मीनिंग जानने होंगे कि absolute हम कहते हैं किसे। स्टूडेंट, absolute का मतलब होता है इंतहा दर्जे का, जहां पे इंतहा भी खत्म हो जाए, हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। इंतहा दर्जे का, यानी इसका मतलब है
ये स्केल टेम्परेचर को इंतहा से शुरू करता है। और टेम्परेचर की इंतहा क्या है? जो लास्ट लेक्चर था चार्ल्स लॉ वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर की इंतहा है जब मोलेकुलर मोशन सीज कर जाए। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। और जब मोलेकुलर मोशन सीज कर जाए, मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाए, तो हम कहेंगे नाउ द टेम्परेचर इज 0। और उस 0 को हमने 0 केल्विन कहा था। जब मोलेकुलर मोशन सीज है, रुकी हुई है, दैट इज 0 केल्विन। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूल मूव करेगा, दैट इज 1 केल्विन। थोड़ी सी स्पीड और बढ़ेगी, 2 केल्विन। हीट देने से काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, 3 केल्विन। जैसे जैसे आप उस सब्सटेंस को हीट करते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसकी मूवमेंट फास्ट होती जाएगी और यूं केल्विन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो चूंकि इस स्केल में टेम्परेचर इंतहा से शुरू होता है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट, इंतहा, हम कहते हैं ही इज एब्सोल्यूट फूल, वो इंतहाई बेवकूफ है। ये ऐसा बेवकूफ है जिससे बेवकूफ भी पनाह मांगते। गॉड इज द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। अल्लाह ताला इस कायनात का मुतलकुल अनान हुक्मरान है। वो जो चाहे वही होता, कुन फयकून, उसने कह दिया हो गया। दैट इज द एब्सोल्यूट रूलर। तो एब्सोल्यूट जो इंतहा दर्जे का, तो चूंकि ये स्केल टेम्परेचर को इंतहा से शुरू करता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज केल्विन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड केल्विन स्केल। In this scale, the temperature measured is represented by K. We do not put a degree on K. ये लास्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, स्टूडेंट, इन सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और साथ ये भी याद रखना है कि in scientific work the temperature is measured on this scale. ये कुछ मैंने आपको तीनों स्केल्स के बारे में कोई इसकी हिस्ट्री बताई, इनके बारे में बुनियादी चीजें बताई। आइए जरा इन स्केल्स में, तीनों स्केल्स में जो स्केलिंग की गई है, जो ग्रेजुएशन की गई है, वो किस पैटर्न पे की गई। स्टूडेंट, तीनों टेम्परेचर स्केल, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनको समझने के लिए ना मैं एक थर्मोमीटर लेता हूं। इस थर्मोमीटर पर कोई स्केलिंग, कोई ग्रेजुएशन नहीं लगी हुई। हम इसके ऊपर ना 2 मार्क्स लगाते हैं। पहला मार्क मैं लगाता हूं बाय पुटिंग द थर्मोमीटर इन मेल्टिंग आइस। आप थर्मोमीटर को आइस में पुट करें, जहां तक मरकरी राइज करेगा, यहां पे एक मार्क। दिस मार्क टेल्स अस that this one is the melting point of ice. अब आप इसी थर्मोमीटर के बल्ब को बॉइलिंग वाटर में पुट करें। अब ये बॉइलिंग वाटर में रखने पर ये मरकरी एक्सपेंड करेगा, इट राइजेस अबव, ये ऊपर मूव करता जाएगा और एक पॉइंट तक पहुंचेगा। मार्क दिस पॉइंट एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब हुआ कि हमने इस थर्मोमीटर पर 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए। फर्स्ट वन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस and the above this one is a boiling point of water. अब तीनों स्केल्स पर 1 by 1 आए। जब हम सेंटीग्रेड स्केल की बात करते हैं, सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस is 0 degree centigrade, while the boiling point of water is 100 degree centigrade. This boiling point of water is taken at 1 atmospheric pressure. The distance between 0 degree and 100 degree, I mean between melting point of ice and the boiling point of water, the distance between these two marks is divided into 100 equal parts, and each part is called 1 degree centigrade. अब हम बढ़ते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की तरफ. Student, in Fahrenheit scale, the melting point of ice is taken as 32 degree Fahrenheit, while the boiling point of water is taken to 12 degree Fahrenheit. And the distance between melting point of ice
and the boiling point of water is divided into 180 equal parts. Each part is called 1 degree Fahrenheit. अब यहां पे ना दोनों में तकाबल कंपैरिजन देखना है। आपने सेंटीग्रेड स्केल में, सेल्सियस स्केल में उतना जो डिस्टेंस था उसको 100 पार्ट्स में, और फारेनहाइट में आके आपने उतना ही डिस्टेंस 180 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका मतलब हुआ कि फारेनहाइट में हर एक जो पार्ट बन रहा है, आई मीन 1 डिग्री फारेनहाइट, वो डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में छोटा है। इतना छोटा है। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे उसके बराबर 1.8 डिग्री फारेनहाइट आएगा। अब अगर आप केल्विन स्केल पे चले जाए और आप केल्विन स्केल में इसको वैल्यूज को लिखें, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन स्केल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 Kelvin, while the boiling point of water is 373 Kelvin. The distance between melting point of ice and boiling point of water is divided into 100 equal parts, and each part is called 1 Kelvin. अगर मैं तीनों स्केल्स को कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 1 Kelvin, दैट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फारेनहाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इन तीनों स्केल्स की इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल, अगर आपने सेंटीग्रेड में स्केल टेम्परेचर मेजर किया तो उसको हम केल्विन में या डिग्री फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने फारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर किया तो उसको हम केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए जरा इसको देखते हैं। पहले मैं आगाज करता हूं कन्वर्जन ऑफ, ये पहला कन्वर्जन ऑफ डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा पहला टारगेट है। स्टूडेंट, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, आप इस फार्मूला को यूज करके अपना आंसर ला सकते हैं। फार्मूला, डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 5/9 टेम्परेचर इन फारेनहाइट -32। इस फार्मूला की मदद से आप वो टेम्परेचर जो डिग्री फारेनहाइट में दिया गया उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ वुड यू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट, यानी इसके बिल्कुल उलट, तो अगर आप टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट पे लेना चाहते हैं तो फार्मूला याद रखना है 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसमें ना इनको आपस में मिक्स नहीं करना। यहां देखेंगे तो मैंने इन दोनों के गिर्द स्मॉल ब्रैकेट लगाया, तो पहले आप फारेनहाइट का टेम्परेचर 32 में से माइनस करें तो जो आंसर आएगा फिर उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां ऐसा नहीं है, यहां आपने 9/5 यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लेना है और फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 32। तो ये आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना, याद करके रखना। अच्छा, मैं आगे भी बढ़ता हूं लेकिन एक आपसे एमसीक्यू पूछता हूं, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग temperature is common on Celsius and Fahrenheit scale। कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों स्केल्स पर कॉमन है, एक ही? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 94, ऑप्शन सी -40 एंड ऑप्शन डी 212। तो इसका मतलब है आप ऊपर में से जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, कोई जो मर्जी रिलेशन ले, इनमें से जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है, दैट इज सी। -40 इज द टेम्परेचर विच इज कॉमन इन बोथ सेंटीग्रेड स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। हम इसको वेरीफाई कर लेते। आप ना ये रिलेशन ले लो,
मैं फर्ज कर रहा हूं कि दिस -40 इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वी हैव -40 डिग्री सेंटीग्रेड and we want to convert this -40 degree centigrade into Fahrenheit. Very simple. Degree Fahrenheit that is equal to 9/5 और ये हमने लिया -40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. Very simple calculation, student. 5 ones are 5, 5 8s are 40 और 8 9s are 72. So you have -72 प्लस 32. तो 72 माइनस का 32 प्लस का, अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो यू विल हैव द -40 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी आपने टेम्परेचर किस में लिया था? हमने लिया था -40 डिग्री सेंटीग्रेड में. जब आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने चले तो आपके पास आंसर आया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट. It means -40 is the temperature which is common on both these scales. You can also verify your answer by putting -40 degree Fahrenheit in this relation. आप यहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे लिखोगे -40, इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी -40. तो वो हमें क्या बताएगा कि अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो सेंटीग्रेड में भी -40 है. तो स्टूडेंट, ये जो दो मैंने आपको बातें समझाई, इसमें हमने पढ़ा कि हम किस तरह फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करना. आगे हम बढ़ते हैं. तीसरा मेरे पास है कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन. टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है and you want to convert it into Kelvin. कैसे? Kelvin that is equal to temperature in degree centigrade plus 273. Very simple approach. डिग्री सेंटीग्रेड में जितना भी टेम्परेचर आता है उसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन में आ जाएगा. मसलन मैं कहता हूं आपसे कि बेटा जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. वेरी सिंपल. 10 डिग्री प्लस 273, the answer is 283 Kelvin. मैं कहता हूं we have 100 degree centigrade. How would you convert it into Kelvin? Add 273 in 100, we get 373 Kelvin. On the other hand, अगर आप केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्जन ऑफ केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो वेरी सिंपल. अब आप डिग्री सेंटीग्रेड जानना चाहते हैं, ये 273 दूसरी तरफ ले जाओ, इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस हो जाएगा. आपके पास आएगा डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273. तो ये है एक और बात. अब मैं कहता हूं हाउ वुड यू कन्वर्ट केल्विन इनटू फ़ारेनहाइट. आप केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट? स्टूडेंट, उसके लिए कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो फिर कौन सा वे यूज करना? यानी टारगेट क्या है कि हम केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो बेटा जी इसके लिए कोई डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम पहले केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलेंगे, फिर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट. यानी पहले केल्विन को सेंटीग्रेड में और फिर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट, यानी 2 स्टेप्स प्रोसेस होगा. ये था थर्मोमीट्री एंड वेरियस स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री. अब हम आज के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जनरल गैस इक्वेशन. दिस वन इज आल्सो कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस, जनरल गैस इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली एप्लीकेबल टू द आइडियल गैसेस. अच्छा, ये जो टॉपिक स्टूडेंट हम पढ़ेंगे ना, इसमें आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो ज्यादा कार फरमा है. यानी आपने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ के बारे में पढ़ा. तो जनरल गैस इक्वेशन बनाते वक्त इसके फॉर्मेशन में हम उन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे. देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आप पीछे पढ़ के आए हैं. बॉयल्स लॉ में हम क्या कहते हैं कि
Volume is inversely proportional to pressure when the temperature and number of moles are constant. This one is the Boyle's law. चार्ल्स लॉ पे हो, चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना गैस को हीट करेंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा. इसमें हमने प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट. और अगर हम एवोगैड्रोस लॉ इसकी बात करें तो इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. ये जो तीनों लॉज हैं उनके जो रिलेशन है ये हम पीछे पढ़ के हैं. दिस वन इज रिलेशन 1, दिस वन इज रिलेशन 2 एंड दिस वन इज रिलेशन 3. अब इसमें जरा देखो, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट. इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएबल है, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट. इसमें वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स वेरिएबल्स हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. स्टूडेंट मैं जो सेंटेंस बोलने जा रहा हूं इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा. तो फॉर अ मोमेंट इफ वी थिंक दैट ऑल दीज वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट, कुछ देर के लिए हम सोचें कि ये जो तमाम जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कांस्टेंट करते हैं. मैं इन तीनों रिलेशन को कंबाइन करता हूं. अगर कंबाइन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा v, ये इधर है v, n और t ये न्यूमरेटर में चलेगा प्रोपोर्शनल टू n और t, और ये जो प्रेशर है ये डिनोमिनेटर में आ गया. तो मैंने इन तीनों रिलेशंस को जब कंबाइन किया तीनों को तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया. इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो v दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट NT/P. ये कांस्टेंट एक मशहूर जमाना कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, कैपिटल R. तो अगर मैं कांस्टेंट की जगह पे लिखूं v इज इक्वल टू RNT/P. बेटा जी R के बारे में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दिस इज जनरल गैस कांस्टेंट, दिस वन इज आइडियल गैस कांस्टेंट. आइडियल गैस कांस्टेंट. अब इसमें अगर आप P को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास बन गया PV that is equal to nRT. This one is called the general gas equation. ये हमारे पास आ गई general gas equation. This one is the major form of. This one is the major form of general gas equation. अच्छा, मैं इसे मेजर फॉर्म क्यों कह रहा हूं? हमने ना जनरल गैस इक्वेशन की 5 डिफरेंट फॉर्म स्टडी करनी, लेकिन वो जो बाकी 4 हैं वो इससे हम फर्दर डिराइव करेंगे. तो दिस वन इज द मदर जनरल गैस इक्वेशन, मेजर जनरल गैस इक्वेशन. बाकी को हम इससे डिराइव करेंगे. स्टूडेंट, अगर मैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, यही जनरल गैस इक्वेशन जो है ना PV इज इक्वल टू nRT, मैं 1 मोल गैस के ले लेता हूं, आई मीन n दैट इज इक्वल टू 1. तो n की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास आएगा PV दैट इज इक्वल टू RT. अगर मैं T को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा PV/T दैट इज इक्वल टू R. अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इसकी 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको पुट करें, यानी इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, फिर हमारे पास रिलेशन बनेगा P1 V1/T1 that is equal to P2 V2/T2 that is equal to R. This one is the second form of general gas equation. ये हमारे पास second form of जनरल गैस इक्वेशन. अब देखें, ये जो सेकंड फॉर्म है इसको हमने फर्स्ट फॉर्म से डिराइव किया है.
द वेरी सिंपल चेंज इज हमने फर्स्ट फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिए। अगर आप फर्स्ट फॉर्म में तो जनरल फॉर्म जो है अगर उसमें मोल्स की तादाद एक रखेंगे तो फिर आपके पास उसकी ये सेकंड फॉर्म है। तो इन दोनों से रेलेवेंट स्टूडेंट यू हैव अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, और एग्जाम में भी ना जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आते हैं ना उनको आप इन इक्वेशन के बेस पे सॉल्व करते हैं। और अगर एंट्री टेस्ट वगैरह लेवल पे चले जाएं, एमडी कैट आ गया, ई कैट आ गया, डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज है उनके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना जनरल गैस इक्वेशंस वो भी न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको इन इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब तक जो हमने काम किया ना, हमने गैस लॉज को कंबाइन किया और हमारे पास ये जनरल गैस इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं क्या इस जनरल गैस इक्वेशन में उन गैस लॉज की झलक नजर आती है। आइए इसको देखते हैं। यानी मैं ना जनरल गैस इक्वेशन से गैस लॉज को डिराइव करता हूं, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले ना, डेरिवेशन से पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक बातें समझाना चाहता हूं ताकि मेरे लिए समझाना आसान हो जाए। हमने ना गैस लॉज को स्टडी करते हुए ये पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ के बारे में हमने जो रिलेशन लिया था, मैथमेटिकल रिलेशन, वो था पीवी दैट इज इक्वल टू के। बॉयल्स लॉ के बारे में स्टूडेंट, चार्ल्स लॉ के बारे में जो हमारी फाइंडिंग थी ना वो था V over T दैट इज इक्वल टू के। और एवोगैड्रोस लॉ के बारे में, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में जो हमारी फाइंडिंग थी, जो हमने पढ़ा, वो था कि V over N दैट इज इक्वल टू के। ये जो चीजें है ना, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं ये इन लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा आए, मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। और एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी स्टूडेंट, ये जो R है ना, ये तो ऑलरेडी है ही कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको R की वैल्यू बताऊंगा जो फिक्स है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो है ही ऑलरेडी फिक्स, कांस्टेंट है। अब जरा देखें, अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करता हूं, फॉर बॉयल्स लॉ यानी डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, तो मेरे पास है बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ है, इसको ले जाए पीवी दैट इज इक्वल टू nRT, यानी डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम जनरल गैस। दिस वन इज द जनरल गैस इक्वेशन। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड R, वो जो ऑलरेडी, वो तो है ही ऑलरेडी कांस्टेंट, इफ N, T एंड R आर कांस्टेंट, तो भाई बॉयल्स लॉ में हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखते हैं। अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी तो मेरे पास हो जाएगा PV दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं K कहता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा PV दैट इज इक्वल टू K, एंड दिस PV इज इक्वल टू K, दिस वन इज द बॉयल्स लॉ। अब दूसरी बात, अगर आप चार्ल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ में आप जानते हैं, मैं दोबारा जनरल गैस इक्वेशन की, अब मैं जनरल गैस इक्वेशन में क्या करूंगा, मैं इस T को इधर ले आऊंगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और P उधर जाके डिनोमिनेटर में चल जाएगी, तो मेरे पास डिनोमिनेटर बटे के अंदर नीचे, तो मेरे पास ये हो जाएगा V ओवर T, T इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू NR ओवर P। स्टूडेंट, अगर आप इफ N, P एंड R आर कांस्टेंट, अब अगर आप इन तीन चीजों को कांस्टेंट रखें, यानी ये राइट हैंड साइड पे तीनों चीजें अगर ये कांस्टेंट होंगी, यू विल गेट V ओवर T दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस वन इज द चार्ल्स लॉ। इसी तरह जब आप एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं, तो एवोगैड्रो लॉ में आप क्या करते हैं, अब एवोगैड्रो लॉ की सूरत में आप N को इधर ले आएंगे, P को इधर ले जाए, ये बन जाएगा V ओवर N। जब V ओवर N एक साइड पे होगा, बाकी तमाम एक साइड पे, जो दूसरी तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे, आप उन सब को कांस्टेंट कंसीडर करें।
जब कांस्टेंट कंसीडर करेंगे यू विल गेट V/n दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू K। इस तरह हमने इन तमाम जो कैलकुलेशन इसकी मदद से हमने जनरल गैस इक्वेशन से ये तीनों गैस लाइज इसको डिराइव। पहले हमने क्या किया, पहले हमने तीनों गैस लॉज उसकी मैथमेटिकल उनके रिलेशंस को आपस में कंबाइन करके जनरल गैस इक्वेशन बनाई और फिर 1 मोल के लिए उसकी सेकंड फॉर्म बनाई और फिर हमने जाकर उसी जनरल गैस इक्वेशन से लॉज को डिराइव किया। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम दो चीजों को डिस्कस किया, एक था थर्मोमीटर जिसमें हमने वेरियस टेम्परेचर स्केल्स उनको पढ़ा, फिर हमने जनरल गैस इक्वेशन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स और गैस लॉज को जनरल गैस इक्वेशन से कैसे डिराइव। अल्लाह ताला आपके इल्म में आपके आमाल में अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा आपको हक और सच बोलने की और इस पर कायम रहने की तौफीक दे। अल्लाह